नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। गुनाह की जड़ें जितनी गहरी होती हैं उतना ही गहरा होता है उसका असर भी। गुनाहगार केवल गुनाह के निशानियां छोड़ जाता है, लेकिन उन पर निशानियों पर चलकर कई फसाने और भी मिलते हैं। इन फसानों में कहीं बर्बादी के दर्द छिपे होते हैं तो कहीं सिसकते हुए आंसू, लेकिन गुनाहगारों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बात होगी ऐसे ही चंद गुनाहों की। दिखाएंगे एक बेवफा पत्नी की हैरत अंगेज कारनामे को, बात करेंगे रेड टेरर की। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे होता था एटीएम से चोरी का खेल, और बात होगी अपहरण के गुनाह की भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो बेवफा थी। उसका अपने ही पति से झगड़ा भी होता था, फिर अचानक उसका पति गायब भी हो जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात थी कि पति के गायब होते ही वो बेवफा भी अपने पति के घर से दूर हो जाती है। फिर इस मामले में पुलिस आती है और खुलता है एक बड़ा राज। आखिर क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखिए। वो बेवफा थी, अपने ही पति की हत्यारा। उसके कारनामे सुनकर दंग रह जाएंगे आप। किशनगंज के नगर थाना इलाके से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेवफा पत्नी की वो दास्तां बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस बेवफा पत्नी के कारनामे सुनकर आपका शायद रिश्तों पर से विश्वास भी उठ जाए, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक कड़वा सच है। एक ऐसा सच जब सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। ये रसोई घर है उस बेवफा पत्नी का। इसी रसोई घर में खाना बनाकर वो अपने पति को खिलाती थी, लेकिन तब बेचारे उस पति को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही रसोई घर उसकी कब्रगाह बन जाएगा। लेकिन ये सच है, ये रसोई घर पति का कब्रगाह बन चुका है। हम आपको इस मामले की पूरी दास्तां बताएंगे। मोतीबाग मोहल्ले के रहने वाले महेश चौहान अपने घर से पिछले मंगलवार की शाम अचानक लापता हो जाते हैं। महेश के लापता होने के बाद उनकी पत्नी मूर्ति देवी घर में ताला बंद कर घर से दूर रहने लगी। लेकिन 5 दिनों के बाद भी महेश घर नहीं लौटा। महेश चौहान गायब है। हाँ। 5 दिन से। हाँ, 5 दिन से मंगल के रात और से। उसकी बीवी? उसका बीवी भी गायब है। अच्छा। उसका बीवी दिन में आई थी। हाँ। जब सुनी जब लोग पकड़ेगा तो भाग गई। अच्छा। है ना। परिजन भी परेशान हो गए। थक हार कर परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करा दिया। पत्नी के घर से दूर रहने पर परिजनों को शक भी हुआ। परिजनों ने महेश की हत्या के पीछे उसकी पत्नी के हाथ होने का शक जताया। तो आपका देवर कितने दिन से लापता है? मंगल के रात से। जो बहन ननद है, हम लोग खोजे, 2 ननद है, 2 पास खोजे नहीं है। वो जब भी भागता था घर से तो बहन के पास जाता था। इस बार बहन ही घर नहीं गया है। ये तीनों घर में ताला लगा के भागते फिरती है, घर में नहीं रहती है। तो क्या लगता है? हम लोग यही शक हो रहा है जो कहीं मार के घर में रखा है, न कहीं कुछ कर दिया है। मामले की जांच करने देर शाम पुलिस महेश के घर पहुंची। पुलिस ने घर में लगे सभी तालों को तोड़कर जांच शुरू की। इस जांच में पुलिस ने महेश के घर के रसोई घर की तलाशी ली। यहाँ की जांच में पुलिस को चौंकाने वाली बात सामने दिखाई दी। रसोई घर के अंदर पुलिस को नई मिट्टी दिखी। पुलिस को शक हुआ। अगले दिन पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रसोई घर की खुदाई की गई। तब जाकर इस मामले पर से पर्दा उठा। इस खुदाई में महेश का शव बरामद हो गया। हाँ, पत्नी द्वारा तो हत्या किया गया है उसका। जब तक कोई ऐसा मामला नहीं होगा तो बिना तो किसी का सपोर्ट से तो ऐसा नहीं ना होता है। अपना पति को अगर जान मारना है तो किसी का सपोर्ट से ही, किसी का लालच से ही कोई किसी का जो है मर्डर होता है। सर वो लेडीज ऐसे लेडीज जो है वो एकदम बस्ती को एकदम कचरा बना के रखा, घिना करके रखा। आज से नहीं है सर, कितना इंसान पंचायत हो चुका है। माहौल का खराब करके रखा था। शव की बरामदगी के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी।
इस मामले में अवैध संबंध का मामला सामने आया। पुलिस ने सबसे पहले महेश की पत्नी मूर्ति देवी के एक आशिक को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी पत्नी फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गांव वालों की माने तो मूर्ति देवी और उसके पति के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इस झगड़े की वजह उसकी पत्नी का कई लोगों के साथ अवैध संबंध होना बताया जाता है। हाँ। तीसरा मरते में उसको मैंने पर पंचायती हुआ जो आज से ऐसे मत करो, बाकी वो अपना धंधा शुरू करके रखा। पर पंचायती हुआ, कागज पत्र बन गया जो आपसे ऐसे नहीं करेंगे। फिर वही कहा क्या क्या फिर क्या गायब धंधा? कब से बा? वही लड़का सबके बारे में 4 5 लड़का बिटोर लेता है, जहाँ तहाँ से ले आता है। मेरा देवर के मारता है, पिटता है। इस बारे में कई बार पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन इन सब का मूर्ति देवी पर कोई असर नहीं था। उसकी हरकतें लगातार जारी रही। गांव वालों का कहना है कि इस हत्याकांड में उसके आशिकों का भी हाथ हो सकता है। लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि किसी के साथ मिलजुल करके और उसकी हत्या करके अपने ही घर में इसको गाड़ दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। लोगों के बीच इस घटना की चर्चा हो रही है। पुलिस ने भी फरार पत्नी की तलाश तेज कर दी है। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, साजिश गहरी थी, निशाने पर थे एएसपी। कई बार फिर से लगा कि लाल आतंक जीत जाएगा। फिर क्या हुआ और कौन पड़ा भारी, आप भी देखिए। दोनों तरफ से चली गोलियां, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच फरार हरी रह गई उनकी साजिश। आखिर क्या थी लाल आतंक की साजिश? बिहार में लाल आतंक और खाकी के बीच जंग जारी है। इस जंग में कभी लाल आतंक भारी पड़ता है तो कभी खाकी भारी पड़ती है। नक्सलियों ने ऑपरेशन एएसपी को मिटाने की साजिश रची थी। जिले के साहेबगंज थाना इलाके में एएसपी अभियान राणा ब्रजेश को प्रेशर कुकर बम से उड़ाने की साजिश थी, लेकिन नक्सलियों की यह कोशिश बेकार साबित हो गई। एएसपी राणा ब्रजेश को नक्सलियों की इस साजिश के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती है, लिहाजा विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया गया और एएसपी ने नक्सलियों की योजना को मात दे दी। और एक ऐसी भी साजिश सामने कल आई जहां केन बम बरामद किया, प्रेशर कुकर बम बरामद किया, जिसमें शायद आप निशाने पर थे। तो अब अभियान के बाद तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो क्या क्या बरामद हुआ था? कहाँ पे? कल जो साहिबगंज में बरामद हुआ प्रेशर कुकर बम, वहाँ तो 2 प्रेशर कुकर बम हुआ था, जी। जो एक ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रखा था और दूसरे को हमने डिफ्यूज किया, उसको ब्लास्ट कर। पुलिस को जानकारी मिलती है कि देवरिया थाना इलाके के सोहासी गांव में नक्सली जमा हो रहे हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और वो सोहासी गांव भी पहुंच जाती है, लेकिन गांव में पहुंचते ही नक्सली फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी टीम बाहर थी, जो 5 आदमी का जो कटअप ग्रुप हम छोड़ करके अंदर गए थे। एक हरकत दिखी तो उन्होंने उसको चैलेंज किया है। इन्होंने चैलेंज किया रुक कौन है, तब तक उसने फायर खोल दिया और उसने लगातार 5-6 फायर किया। फिर हमारे तरफ से रिटेलिएशन में फायर हुआ है और एक बार देखा गया कि वो नीचे गिरा है और गिर करके चिल्लाया है कि फायर करो। तो हमारे वालों को, हमारे भी 5 लड़के थे, एंटिसिपेट नहीं कर पाए। इनको लगा कि 5-6 लोग होंगे उधर से, क्योंकि फायर करो रे का आवाज़ दिया है वो। तो ये पिन डाउन होकर के लोग एक राउंड फायर करते रहे, वो भी नीचे गिर गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पैर उखड़ने लगते हैं और पुलिस नक्सलियों पर भारी पड़ने लगती है। पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। और इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी घायल हो जाता है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाता, वो भाग निकलता है। लेकिन पुलिस ने नक्सलियों के ठिकाने से
एक देसी पिस्टल और राइफल सहित कई नक्सली साहित्य भी बरामद किया है। उनके घायल होने की संभावना है कि क्योंकि वो गोली चलते वक्त वो नीचे गिरा है जी, और उसके बाद वो डाउन रहा है, अंधेरे का लाभ उठा करके क्रॉल करके कुछ दूर जा करके कहीं निकल गया। आगे कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेगा। जारी रहेगा, बिल्कुल जारी। शायद वो भाग गया है वहाँ से, हम लोग समझ रहे हैं कि उसको कोई शायद गोली लगी है, वहाँ गिरा पड़ा होगा। उजाला होने के बाद सर्च किया गया है तो कुछ सामान मिला है, जो सोलर पैनल है, चार्जर है, उनका कपड़ा है और कंबल वगैरह, इस सारे सामान है। और उधर जो रिकवर हुआ है, एक राइफल हुआ है, एक पिस्टल हुआ है। इस मुठभेड़ ने इलाके में नक्सलियों को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पुलिस इस सफलता से उत्साहित होकर नक्सलियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है और इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। वहीं लगातार दबिश नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर जरूर कर रही है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो एटीएम से चोरी को बड़ी ही सफाई से अंजाम देते थे, लेकिन वो चोरी के तरीके हाईटेक तरीके से अपनाते थे। तरीका ऐसा कि चोर बेगूसराय के एटीएम सेंटर में दाखिल होता था, कमांड मिलती थी मुंबई से। आखिर क्या है इस हाईटेक चोरी के खेल का सच, जरा आप भी देखिए। सावधान, एटीएम से चोरी हो रहे हैं रुपए। मुंबई में है चोरों का सरगना। एटीएम से की जा चुकी है करोड़ों की चोरी। चोरों ने इजाद की चोरी की हाईटेक तकनीक। एटीएम सेंटर आजकल चोरों के निशाने पर है। ये कोई आम चोर नहीं है और ना ही ये पारंपरिक तरीके से चोरी को अंजाम देते हैं। ये चोर बड़े शातिर हैं और अपने शातिराना तरीके से एटीएम से चोरी को अंजाम देते हैं। चोरी के लिए हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। चोरी के कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अकेले बेगूसराय में एटीएम से हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर करीब 29 लाख रुपयों की चोरी की जा चुकी है। 29 लाख की ये चोरी बेगूसराय के महज 4 एटीएम सेंटर से की गई है। चोरी के इस खेल में अंतर्राज्यीय स्तर पर साजिश की जाती है। इनका नेटवर्क अभी तक पटना, मुंबई, सूरत सहित उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर करोड़ों की निकासी कर चुका है। इस गिरोह में शामिल एक शख्स बेगूसराय पुलिस के हाथ लगा है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सूरत में कुछ लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के पास से कई एटीएम के पासवर्ड, कीबोर्ड और पेन ड्राइव को जब्त किया है। देश भर में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। एटीएम का कैबिनेट खोलने के बाद में ये मुझे बता रहे हैं कि ये यूएसबी स्लॉट में पेन ड्राइव डालते हैं जिसमें कोई मलवेयर होता है। उसके बाद उस मलवेयर के सहारे एटीएम ऑटो मोड में चलने लगता है और पूरे के पूरे रुपये एटीएम से बाहर आ जाते हैं। बेगूसराय में 4 जगह हुई है और इसके अलावा पटना में भी कई जगह घटना घटी है। उत्तर प्रदेश में घटना करने की बात इन्होंने कहा है और इसके अलावा सूरत में जहाँ की हमारी एक टीम गई हुई है वहाँ भी घटना घटित हुई है जहाँ भी कुछ अपराधी पकड़े गए। अब हम आपको बताते हैं कि एटीएम से चोरी को कैसे अंजाम दिया जाता था। गिरोह के सदस्य नकाब पहनकर एटीएम में प्रवेश करते थे। एटीएम की कैबिनेट को अपनी चाबी से खोलते थे। इसके बाद स्लॉट से अपना पेन ड्राइव लगाकर एटीएम को बाधित कर देते थे। एटीएम के कोड की फोटोकॉपी कर मुंबई में बैठे अपने आका को भेजते थे। मुंबई में बैठा आका इसके बाद एटीएम से रुपए निकालने का कोड बताता था। इस दौरान अगर कोई कस्टमर एटीएम से रुपए निकालने आता भी था तो उसे कह दिया जाता था कि एटीएम मशीन खराब है। अब ऐसे में सत्यम नाम के शातिर चोर की गिरफ्तारी काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस गिरोह में आईटी के कई जानकारों को भी शामिल होने की आशंका है। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय।
और फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। लगता है कि मोतिहारी में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। वो जब चाहें और जिसे चाहें अपना निशाना बना सकते हैं। ताजा मामला सामने आया है किडनैपिंग का, लेकिन इस किडनैपिंग के बीच बहादुरी का भी एक वाकया देखने को मिला है। बहादुरी के इस कारनामे को अंजाम दिया है एक छोटे से बच्चे ने। आप खुद देखें कि क्या है पूरा मामला। इस बच्चे की उम्र देखकर आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बच्चे ने अपराधियों की आंखों में धूल झोंका है। धूल ही नहीं झोंका है, बल्कि उनके चंगुल से फरार भी हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मामला है मोतिहारी जिले का और छौड़ादानो थाना इलाके का है ये बहादुर बच्चा। दरअसल यहां एक स्वर्ण व्यवसायी राजू कुमार अपने भतीजे के साथ घर जा रहे थे। राजू कुमार मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके साथ उनका भतीजा नितिन भी था। दोनों रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे थे। इसी बीच पेट्रोल पंप पर एक बुलेट भी आकर रुकती है और इसके बाद बाइक से ही राजू कुमार आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद एक स्कॉर्पियो ने राजू कुमार के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। वहीं मोटरसाइकिल से चाचा भतीजा दोनों के गिरते ही स्कॉर्पियो वालों ने जोर जबरदस्ती भी करना शुरू कर दिया। दोनों को गाड़ी में बिठाने की कोशिश भी करने लगे और इतना ही नहीं, भतीजे नितिन की पिटाई भी करने लगे। लेकिन इसी बीच नितिन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अपनी जान बचाकर खेतों की तरफ भागा और वो अपहरणकर्ताओं की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होता है। कल जा रहे थे इटावा की दुकान पर से जा रहे थे, तो पेट्रोल पंप पर गए थे। एक तो बुलेट जाकर वो साइड में जाकर पेट्रोल पंप पर वो साइड में जाकर तेल भरवाया। हम लोग इस साइड में स्कॉर्पियो वाला वाइट कलर का था ना, तो हम लोग को पिछाड़ी करा। तो वो भी हम लोग अगाड़ी जाए तो जाकर मोड़ के जाकर काट पर रुका, तो बुलेट उसका पिछाड़ी करा। पिछाड़ी जाकर रुका बुलेट भी। तो हम जा रहे थे तो जब गेट खुला तो हम उतर के भागने लगे, तो पीट दिया, डंडा चला दिया था दिल पर। चाचा को दोनों हाथ पकड़ के धर दिया था, जीप में अरे स्कॉर्पियो में बैठा दिया था। अब लेके अब फिर हमको खोज रहा था वो लोग। तो तुम कहाँ जाकर छुपे? हम जाके खेत में, एक तो धान था उसी में जाकर गेहूं का। वहीं नितिन के नहीं मिलने पर अपहरणकर्ता उसके चाचा को ही लेकर फरार हो जाते हैं। अपहरण की वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। वहीं स्वर्ण व्यवसायी की गाड़ी को लावारिस हालत में देखकर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचने लगते हैं और जान पहचान वालों की आवाज सुनकर नितिन भी खेतों से बाहर निकल आता है। तो अंकल गए थे, ये आसपास के अंकल गए थे तो चिल्लाए थे, तो हम गए थे इधर है अंकल, तो गए थे ना तो आए। कितने आदमी से? 6-7 आदमी थे। गाड़ी का नंबर 9336 में। कौन स्कॉर्पियो का नंबर है बाबू? हाँ। कौन कलर का था? गाड़ी नंबर कंफ्यूज है, व्हाइट कलर। खेत से बाहर आकर नितिन ने लोगों को अपनी आप बीती सुनाई और गांव वालों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। अपहृत हुए राजू के भाई मनोज कुमार के बयान पर थाने में मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। मोतिहारी डेरा है हमारा, मतलब इनका डेरा जो है, बच्चा सब वहीं पढ़ता है, उनका वाइफ वहीं रहती है, तो डेली अप डाउन ही करते हैं। तो कल 10 बजे करीब 9-10 बजे तो यहाँ आए हूँ, दुकान अपना किए, दुकान पर रहे हैं। उसके बाद 7:30 के करीब में सब्जी उब्जी लेके यहीं से और उनके वो बड़े भाई के जो बच्चा है उनको लेके निकल गए। निकले तो
निकल गया तो हम लोग 8:30 में जब कोई मतलब फ़ोन उन पर किए तो स्विच ऑफ मिला। तो फ़ोन करते करते हम लोग परेशान हो गए, तो हम लोग कहे कि अब कुछ पता लगाया जाए। तो पता चला कि उसी के कुछ देर बाद पता चला कि वो गाड़ी बरामद हुआ जो लवारी से सुपर पैशन प्रो। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जिले के पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट चुके हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहृत व्यवसायी को छुड़ा लिया जाएगा। हालांकि अभी तक पुलिस को इस बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग सके हैं। एक अपहरण की घटना घटी है। एक राजू प्रसाद जी हैं, जिनका सोने का व्यापार है, दुकान वगैरह है उनका। वो अपने भतीजे के साथ जा रहे थे तो उनको कुछ लोगों ने एक वाइट स्कॉर्पियो में ज़बरदस्ती बिठा लिया है और अपहरण कर लिया है। उनके भतीजे से जो हार्डली 8-9 वर्ष का है उससे पूछताछ की गई के द्वारा, और बाकी भी जो अदरवाइज लीड मिला सारे रात से ही पुलिस सारा सीमा सील कर चेकिंग वालों की कर रही है और जो भी इनपुट सारा उसके आधार पर छापामारी कर रही है, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। हम लोग होपफुल हैं कि इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। किडनैप किए गए राजीव कुमार अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि इनका परिवार सोना के साथ साथ नेपाली नोट बदलने और सूद पर पैसे देने का भी काम करता है। हालांकि अभी तक अपहरणकर्ताओं की तरफ से फिरौती की कोई रकम की मांग नहीं की गई है। अब ऐसे में मामला और भी उलझता हुआ दिखता है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।